स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्याकुलम। मैं हूं आशीष और आज मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी नई वीडियो में, जो कि है फिजिक्स टॉप क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना। तो कल मैंने आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितना भी थ्योरी थी वो मैंने पढ़ा दिया था और उसका पीडीएफ भी उसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया था। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप क्वेश्चंस, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लास्ट में जो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिए होमवर्क में दिया है उसको भी सॉल्व करते करते जाइएगा। इस वीडियो का भी पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं किसको, टॉप क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स, जो कि ज़रूरी हैं नीट एग्जाम के लिए। और अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भी पेपर देने वाले हैं तो वहाँ पर भी ये काम कर जाएंगे ना, वहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने लगे हैं तो वहाँ पर भी ये आप इनको क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मेरा नाम है आशीष, आप मुझे जानते ही और आप देख रहे हैं चैनल द विद्याकुलम। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं सबके सब प्रीवियस ईयर हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन है आपका नीट 2019 से। देखिए नीट 2019 से पहला क्वेश्चन है। अब कोई भी बच्चा ये ना बोले कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिए, सारे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आइडिया हो जाएगी क्वेश्चन किस तरह का आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है और किस तरह के आपको अप्रोच रखनी है। मैंने डिफरेंट जो टॉपिक्स के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ताकि आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ही उम्मीद के साथ, शिद्दत के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, जिसकी एक की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है प्लस क्यू और बी की वैल्यू क्या है माइनस क्यू। ए की वैल्यू है प्लस क्यू और बी की वैल्यू है माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, है ना। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, उसको कुछ दूरी पर रखा गया। जब कुछ दूरी पर रखा गया तो क्या हुआ, जब कुछ दूरी पर रखा गया, आर प्लेस ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स बिटवीन दैम इज एफ। जब कुछ दूरी पर रखा गया तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ था। दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या था, एफ था। अगर 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम, यानी कि अगर ए से आप क्या करें, चार्ज को बी में ट्रांसफर कर दें। कितना ट्रांसफर कर दें, 25%। तो बताइए कि आपका जो अब न्यू फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स का कितना, मतलब पुराने फोर्स का क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन दे रखे हैं एफ 9/6 एफ, 9/16 एफ, 16/9 एफ और 4/3 एफ। अब इसके पीछे जो क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है इसको समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए साइड में बहुत अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा ए चार्ज है और ये हमारा एक बी चार्ज है और इसकी वैल्यू थी क्यू और इसकी वैल्यू भी थी क्यू। अब क्या हुआ, जब यहाँ से हमने 25%, कितना 25% जो है हमने इधर ट्रांसफर किया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्यू में से 25% घटाकर लिखना होगा। अब क्यू का 25% कितना होगा, तो जरा समझिए ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए क्यू का 25% होगा, क्यू का 25% होगा क्यू इंटू 25/100, है ना। 25/100 ये तो होगा ना क्यू का 25%। इसको काटिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका Q/4, यानी कि Q का 25% कितना होगा, Q/4। तो हम क्या करने वाले हैं, Q में से Q/4 जो है वो इसमें इस जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर मैंने Q में से Q/4 इस जगह ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, यहाँ मेरा बचेगा Q - Q/4, हाँ या ना, Q - Q/4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मेरा बचेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -Q + Q/4, -Q + Q/4। अब Q में से अगर आप Q - 4 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3/4Q, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3/4Q, यानी कि अब जो न्यू चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/4Q और -3/4Q, दोनों के बीच में। समझ में आया। देखिए सोल्यूशन में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए थे, एक ए चार्ज था Q और एक चार्ज था -Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस था R, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा, जो एक्ट कर रहा होगा वो होगा F = KQ² / R², क्योंकि आपको मालूम है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ1
Q2/r²। समझ में आया? K Q1 Q2/r², और K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ से 25% अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इसका Q का 25%, यानी कि 25% ऑफ Q कितना होगा, तो 25% ऑफ Q होगा 25/100 इंटू Q, जो कि आएगा आपका 1/4Q, है ना। तो देखिए 1/4Q, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम, Q में से माइनस कर देंगे Q/4, Q में से माइनस कर देंगे Q/4, और आपका क्या बचेगा फिर, वो 3/Q4 बचेगा। और उसी Q/4 को आप ऐड कर देंगे इसमें, इस माइनस Q में ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये -3Q/4। यानी कि जो आपके अब न्यू चार्ज आ गए हैं, वो क्या आ गए हैं, जो आपके न्यू चार्ज हैं वो आ गए हैं आपके 3Q/4 और -3Q/4। अब आपको न्यू फोर्स निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, K Q1 Q2/r²। समझ में आया आपको? अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आ जाएगा 9/16 K Q²/r², और जो आपका आंसर होगा वो होगा 9/16F, जो कि आपका ऑप्शन 2 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस परसेंटेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। किसी भी चीज़ का 25% निकालना होगा, है ना, तो क्या कर देंगे, 25% निकालना है किसी का, तो क्या करेंगे 25 इंटू 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 33% निकालना होगा तो 33/100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेसिक मैथमेटिक्स का, और फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो जरूर आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि वाला क्वेश्चन नहीं आया। मैं अगले ही वीडियो में उस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी और भी बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखा है अन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है। हल्के में किसी भी क्वेश्चन को लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव रखा इज प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी जिसकी कितनी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, एक विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसकी तीव्रता कितनी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, है ना। और इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और उसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 4 न्यूटन मीटर। तो आपसे पूछा गया है, बताइए द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वैल्यू आपको ये गिवन है ना। और आपका क्या है, डाइपोल जो है वो इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका P वेक्टर, है ना, ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, और ये जो एंगल बना रहा है इससे, वो एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री। तो आपको पता लगाना है कि इस पर ये कितना अच्छा यहाँ पे क्या गिवन दिया है, यहाँ पे आपको टॉर्क भी गिवन दिया है, टॉर्क आपको ऑलरेडी गिवन दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। आपको डाइपोल की लेंथ गिवन है, बस आपको निकालना है कि ये जो आपका डाइपोल था इस पर कोई +Q और -Q चार्ज होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है। समझ में आया आपको? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें मालूम है, देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E। अब P क्रॉस E क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जैसे कि P क्रॉस E ही ले लेते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा PE sin थीटा, और यहीं पर अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा आपका PE cos थीटा। लेकिन अभी आपका क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो PE sin थीटा। अब यहाँ पे बेटा जो P होता है ना, P क्या होता है सब, P होता है आपका डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है आपका चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए P की जगह रख दिया हमने QL, ठीक है, E की जगह हमने E ही रखे देने दिया, और आपके साइन थीटा, जो कि आपको मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। अब हमको क्या क्या गिवन है देख लीजिए एक बार। हमको गिवन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, E की वैल्यू गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है, L 2 सेंटीमीटर गिवन है, उसको हमने मीटर में कर लिया SI में, और आपको निकालना है क्या Q चार्ज। तो देख लीजिए क्या होगा, आप जानते हैं टॉर्क के क्या है QLE साइन थीटा। यहाँ से अगर आप अगर आप यहाँ से Q का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू टॉ अपॉन EL साइन थीटा। सबकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, बस आपको यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए है ना, आपने यहाँ पे पुट कर दिया टॉक की वैल्यू और पूरे की वैल्यू, तो ये रहा आपका। इसको आप सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस 2 से 2 कटेगा, आएगा कितना, ये आएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना 4, इस 2 से एक बार और ये 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा 0.01, फिर ये बचेगा 10⁻3, यानी कि क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10⁻3, जो कि आ जाएगा 2
इंटू 10⁻³ जिसको हम बोलेंगे 2 मिली कूलम, जो कि ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। समझ में आ गया आपको कैसे कराई है आपने? हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगाया है, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और पी को लिख दिया आपने क्यू इंटू एल ई साइन थीटा, और यहाँ से आपने क्यू निकाल दिया, बाकी चीज़ें आपको गिवन थी। तो इजी सा फॉर्मूला, इजी सा क्वेश्चन था, और डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको। और देख लीजिए मैंने आपको बताया जैसे कि ये नीट 2016 का प्रश्न है, तो नीट 2016 में ये आया हुआ है। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी बता दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा तुरंत। चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है समझने वाला, क्योंकि वो एक नहीं कई चीज़ें आपकी क्लियर करके देगा आपको। समझ में आया? ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये नीट 2013 में भी आ चुका है, और ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है बेटा, x में भी, y में भी, z में भी, जो कि है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये आपको पूरी की पूरी इक्वेशन दी गई है। अब बेटा ये जो इक्वेशन दी गई है, जिसमें क्या है, इसमें जो आपका v है वो है वोल्ट में, और xyz है मीटर में, और आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज 2 कूलम, और वो कब, जबकि वो सिचुएटेड हो चार्ज कहाँ पर, 1,1,1। ये यानी कि ये क्या है, ये x, y, z की वैल्यू दे रखी है आपको 1,1,1। अब बेटा यहाँ से देखिए थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आपको यहाँ पर जो दिया है ना, वो आपको यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको करते हैं हम वी से डिनोट। समझ में आया? और जो ये वी होता है ना, वो क्या होता है? वो ग्रेडियंट होता है। किसका? वो ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका होता है ये? सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, मैं दोबारा बता देता हूँ, देख लीजिए, दोबारा समझिएगा, सब कुछ भूल जाइए, दोबारा समझिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेडियंट होती है। किसका? ग्रेडियंट होती है किसकी? वी का। वी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेडियंट रहेगा किसका? आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ को पर यूनिट लेंथ क्या कर देंगे? डिवाइड। और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको, है ना। जैसे कि हम लिख देते हैं क्या, डी वी बाय डी एक्स बराबर ई, है ना। ये माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये इसका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है, अब देखिए अगर वो x में इक्वेशन होती तो मैं डी वी बाई डी एक्स लिख देता, लेकिन यहाँ पर x में भी इक्वेशन है, y में भी, z में भी, तो बेटा हमको इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यानी कि जो आपका e होगा ना यहाँ पर, वो जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डेल v बाय डेल एक्स, डी वी नहीं, डेल v बाय डेल एक्स। तो ये आपको सिर्फ ई एक्स देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स अगर निकालना होगा तो आपको करना पड़ेगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई निकालना पड़ेगा, तो आपको उसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। किसके लिए? वाई के लिए। और वही अगर आपको जेड में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? उसी इक्वेशन को डेल वी बाय डेल को डेल जेड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या माजरा है इसमें क्वेश्चन में। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए ई एक्स निकालना था हमको। अब ई एक्स क्यों निकाला? देखिए बेटा हम निकाल रहे हैं वी से निकालेंगे हम ई। क्या निकालेंगे? वी से निकालेंगे ई। और ई निकालने के बाद हमको क्या निकालना है? फोर्स। और हमें मालूम है फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई। समझ में आया? क्यू इंटू ई। तो हम क्यू इंटू ई लगा देंगे लास्ट में ई निकालने के बाद। तो बेटा हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ई निकालना। ई निकालेंगे, ई निकालने के बाद उसके क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स भी आ जाएगा। तो देखिए जरा चलते हैं, पहले हम निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब क्या है? अब देखिए वी की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब अगर आप इसको पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ x वाली टर्म जिन जिन में है उन्हीं का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बाकियों को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि x वाली चीज़ों को तो आप ट्रीट करोगे और बाकी जो y और z है उनको आप क्या कर दोगे? कांस्टेंट मानकर छोड़ दोगे, यानी कि उनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट मान के करोगे। आइए जरा करते हैं कैसे करना है इसका। देखिए पहले आया 6x,
अब 6x में x है और हमारा पार्शियल डिफरेंशियल भी किसके लिए हो रहा है, डेल x के लिए हो रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें से x को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसकी बचेगा हमारे पास 6। क्या बचेगा, 6। तो देखिए यहाँ पर हमारा 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, -8xy। अब -8xy में -8 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, सिर्फ x को ही हम भगाएंगे क्योंकि x ही हमारा डिफरेंशिएशन करने लायक है। तो ये क्या आ जाएगा, -6 माइनस आ जाएगा -6 -8y। बाकी देखिए आगे लिखा है -8y, क्या इसमें कोई x की टर्म है, नहीं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे भी कोई x की टर्म नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो जो आपका फाइनल आंसर आया बच्चे, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -6 -8y है ना। माइनस बाहर है, माइनस किसका, ये वाला माइनस, और अंदर आया 6 -8y। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये आंसर। तो ये आपका EX आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन। और वो देखिए वहाँ पे y का फंक्शन है, y इसमें आया हुआ है, ठीक है ना। y की चिंता मत करना, बाद में 1,1,1 आपको दिया गया है पॉइंट, आप इसमें वो पुट कर देना, तो आपके ये बिल्कुल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हुए समझते हैं EY जो आपको दे रखा है। EY निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, -del y/del v/del y। अब इस बार y वाले टर्म को भगाएंगे, देखिए तो 6x का, देखिए 6x में तो कोई भी y की टर्म नहीं है, तो ये नहीं होगा। -8x है, तो देखिए इसमें से y गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -8x। यहाँ पर देखिए y है तो बचेगा सिर्फ -8, यहाँ पर भी y है तो प्लस का 6z, y गायब हो गया। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना। y का डिफरेंशिएशन या x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो ये सबके सब ये आ गए, बाहर माइनस का साइन है, चेंज कर लिया, आ गया 8x + 8 - 6z। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन की, तो वो होगा -del v/del z। आगे क्या करना है, -del v, और ये v की पूरी इक्वेशन लिख दी। अब del z वाली टर्म करेंगे तो देखिए इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, सिर्फ इसमें ही z वाली टर्म है। तो z वाली टर्म को गायब कर देते हैं, तो इसमें जो z होगा उसका जो आपका डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1, तो बाकी बचा 6y, और ये माइनस बाहर वाला आ गया, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन आ जाएगा -6y। अब बेटा आपके पास x y z तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, और अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा EXi कैप + EYj कैप + EZk कैप। और ये देखिए आपने पूरा का पूरा ये इसी तरह से लिख दिया। EX की वैल्यू बेटा यहाँ पर लिखी हुई है, EY की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ पर लिखी हुई है, और EZ की वैल्यू बेटा देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। सारी की सारी वैल्यू आपने लिख दी। अब इसके अंदर आपने क्या किया, x y और z की जो वैल्यू आपको गिवन दी गई थी, जो कि 1,1,1 थी, वो आपने इसमें पुट कर दी। और पुट करने के बाद बेटा जो ये आपका बचेगा, देखिए 8 × 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8y, 8 × 1 कर देंगे आ जाएगा 8 तो ये इरा, और ये 6 × z करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6, और ये 6y। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा देखिए, 8 में से 6 जाएंगे बचेगा 2, उसके बाद 8 8 16 -6 बचा 10, और ये माइनस का 6। तो ये जो वेक्टर आया ये आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई है, अब इस वेक्टर का क्या निकाल देते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो देखिए वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सब लोगों को मालूम है कि जो भी वेक्टर्स के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, उनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे रूट चढ़ाया, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखा, 10 का स्क्वायर यहाँ लिखा, और -6 का स्क्वायर यहाँ लिखा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा √140, और √140 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√35, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, 2√35। तो ये आपका आ गया E, क्या आ गया E। अब आपके पास E आ गया है, क्यों आपको दिया गया था उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास F आ जाएगा। समझ में आया आपको, देखिए जरा क्यों कितना दिया गया था, क्यों दिया गया था आपको 2 कूलम। तो आपको बस इसी जो आपका क्या आया है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए न्यूटन पर कूलम में, जब न्यूटन पर कूलम को आप कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम से कूलम कट जाएगा और बचेगा न्यूटन, जो कि फोर्स होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज F = QE। तो देखिए 2 कूलम × 2, तो ये आ गया आपका 4√35, जो कि आपका ऑप्शन डी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक पर बेस्ड था। क्या था वो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है -del v/del x। बेटा ये याद रखिएगा, है ना, del v/del x, या फिर del v/del l भी लिख सकते हैं, किसी भी लेंथ के का ग्रेडियंट, ठीक है ना। उसके बाद आपको f निकालना था तो आपने कर दिया QE। ये इसके पीछे पूरा का पूरा एक लॉजिक काम कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीट 2013 का आया हुआ ये क्वेश्चन था। समझ में आया आपको सेकंड क्वेश्चन भी, सॉरी सेकंड नहीं, शायद ये आपका कौन सा क्वेश्चन था,
हाँ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा देखिए, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ के जरूर जाएं। मैंने कल इसको थ्योरी में भी कवर किया था थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मैकेनिक्स जो है उससे भी रिलेटेड है ना। और यहाँ पर जो है टेंशन के भी आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है, नीट 2013 में आया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन से ईयर में आया है, ताकि आप आगे इसको सीरियसली हो लेके सुन सके। तो बोला है टू पिट बॉल, पिट बॉल मतलब कोई भी बॉल है ना, कैरिंग इक्वल चार्ज, जिन पर इक्वल चार्ज है, दो बॉल हैं जिन पर इक्वल चार्ज है, जो कि सस्पेंडेड है यानी कि टंगी हुई हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग इक्वल बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कुछ ऐसी स्ट्रिंग से टंगी हुई हैं जिनकी इक्वल लेंथ है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। अब देखिए डायग्राम देखिए, इक्वल लेंथ के वायर से टंगी हुई हैं, कॉमन पॉइंट से टंगी हुई हैं, इस पर भी क्या है चार्ज है, इस पर भी क्या है चार्ज है, मान लीजिए इस पर भी क्यू चार्ज और इस पर भी क्यू चार्ज, सेम टाइप का चार्ज है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेंगी, और रिपेल करने के बाद क्या कर देंगी, एक दूसरे पे क्या करेंगी, एक डिस्टेंस बनाकर रुक जाएंगी। देखिए ना भाई, पहले तो शुरुआत में क्या रही होंगी, बिल्कुल सीधे रही होंगी, बाद में रिपल्शन आया होगा तो इन्होंने दूर भाग गई होंगी, और ये फिर इस तरह से अलाइन हो गई होंगी एक डिस्टेंस पे, और इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, या फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो देखिए इनका जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आर दे रखा है ना। अब वो बोला जाएगा कि नाउ स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। तो भैया जो पहले ये वाली हाइट थी ना वो तो वाई थी, लेकिन अब क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग को क्लैम्प कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, स्ट्रिंग को छोटा कर दिया, और जो उसकी हाइट रह गई वो कितनी रह गई, y/2, क्वेश्चन के डायग्राम में भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब जो आपका सेपरेशन रह गया वो रह जाएगा आर डैश, कितना रह जाएगा, आर डैश। बेटा आपको यही आर डैश की वैल्यू निकालनी है कि अगर इस वाली केस में आर थी तो इस वाले केस में आर डैश जो है वो कितने टाइम्स ऑफ आर होगी। समझ में आया आपको, उम्मीद है ना। जैसे कि पहले एफ वाला क्वेश्चन था तो उसमें आया था ना 9/16 एफ, तो उसमें भी ऐसे ही था, यानी कि आपको पुराने वाले केस से कंपेयर करना था। तो बेटा देखो, जब भी आपका पुराने वाले दो केसेस से कंपेयर करने के लिए आता है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, मैं एक बार ये डायग्राम दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, लेट एम बी द मास ऑफ द ईच बॉल एंड क्यू बी द चार्ज ऑन द ईच बॉल, यानी कि इन दोनों बॉल्स का जो मास है वो क्या है, एम है। अब अगर भैया मास एम है और ये दोनों के दोनों बॉल मान लीजिए ऐसे भी टंगी हुई होती, तब भी इनके नीचे क्या लग रहा होता, एम जी लग रहा होता, यहाँ भी एम जी लग रहा होता। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा है और फिर ये क्या हो गई है, ये अलग अलग जाकर हो गई है ना। ये इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग जो है वो चली गई हैं, और यहाँ पर जो है इन्होंने एक डिस्टेंस ले ली है जो कि क्या है, आर। अब ये जो आर है ना, अब ये जो केस है देखिए, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें यहाँ पर तो आ गया होगा आपका एम जी, इधर क्या आया होगा, इधर आया होगा आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन बेटा देखिए यहाँ पे ये वायर है और वायर में क्या आ गई होगी, टेंशन, क्योंकि वायर में क्या आती है, टेंशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका बनाया हुआ भी है, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखिए अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ओके। देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वाले वायर में क्या आई हुई है, टेंशन आई हुई है, कोई प्रॉब्लम, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रिटेंशन टी आई हुई है, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब ये थीटा है तो इस टी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि टी तो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस टी के दो कंपोनेंट हो गए, थीटा की तरफ हो गया कॉस थीटा और बिना थीटा की तरफ हो गया साइन थीटा। बेटा जब भी कोई वेक्टर आपका, जैसे कि मान लीजिए टी इधर की तरफ क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, इधर की तरफ क्या बना रहा है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा, मतलब 90 माइनस थीटा, और ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो याद रखिएगा, इसकी तरफ बनाएगा ये कॉस थीटा कंपोनेंट और इसकी तरफ बनाएगा ये साइन थीटा। इनको बोलते हैं घटक, है ना। एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है क्षैतिज घटक, द कंपोनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा की तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट बनता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए, अब ये क्या बन जाएगा आपका टी कॉस थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका टी साइन थीटा। अब बेटा अगर ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो भैया ये वाला जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, समझ में आया। अब ये जो एफ फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, तो सर ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा ये सेम डायग्राम इस वाली स्ट्रिंग में भी बन सकता है, लेकिन मैंने एक ही स्ट्रिंग में यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्यों आया है भैया, ये दो चार्ज के रिपल्शन की वजह से आया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। समझ में आया। अब इक्विलिब्रियम में क्या है,
टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के। देखिए टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर होना पड़ेगा। लेकिन और टी साइन थीटा किसके बराबर है, टी साइन थीटा बराबर है आपके एफ के, और एफ की वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये वाली, यानी कि क्या करना होगा हमको, ये हमको करना होगा, देखिए ये वाली इक्वेशन को ऊपर रखना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन को नीचे रखना पड़ेगा। तो इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। और ये क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम जी। तो ये आपका आ गया एफ और ये आ गया एम जी। एफ की वैल्यू ये लिख दिया हमने 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। समझ में आया, कोई सब कुछ क्लियर है। तो देखिए ये जो फिगर ए की बात चल रही थी उसके लिए ये वाली पूरी का पूरा केस आ चुका है। लेकिन अगर मैं फिगर ए से, इस फिगर ए में टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, बेटा देखिए अगर मैं इस फिगर ए से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं इस वाले ट्राइंगल में, किसमें, इस वाले ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, हाँ। तो क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। समझ में आया। तो यानी कि ये क्या है, ये आपका है r/2 और ये कितना है आपका y। तो आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा, r/2 अपॉन वाई, यही हो जाएगा ना। तो देखिए मैंने यही लिख रखा है, टेन थीटा बराबर r/2 अपॉन वाई, और वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, मैंने दोबारा लिख रखा है। तो ये तो आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन, अब की बार इक्वेशन 3। क्यों हम ये बार बार इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हम बेटा हमें कंपेयर करना है, हमें आर निकालना है ना। तो आर तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम इक्वेशंस आर के टर्म में नहीं बनाएंगे। तो ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब अगर दूसरे केस की बात करें, देखिए दूसरा केस ये बना हुआ, और दूसरे केस में आपको क्या करना है, दूसरे केस में अगर आप टेन थीटा निकालें, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा डैश लिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये थीटा डैश लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप टेन थीटा डैश निकालें तो क्या आएगा, तो भैया टेन थीटा डैश आएगा आपका क्या, देखिए ये हो जाएगा आपका r'/2 और ये क्या हो जाएगा आपका y/2 दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा डैश, तो यहाँ पे आपका टेन थीटा डैश हो जाएगा r'/2 अपॉन y/2, है ना। और देखिए यहाँ पे ये आ गया, और देखिए ये किसके बराबर होगा, सिमिलरली जब ऊपर वाले केस में ये f अपॉन एम जी के बराबर था, तो इस वाले केस में भी ये f अपॉन एम जी के बराबर होगा। इस केस में f कितना होगा, f होगा आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर अपॉन एम जी। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं थर्ड इक्वेशन से। तो जब फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन में क्या है, r'/2 है डिवाइडेड बाय y/2 है। इसको डिवाइड करना है किससे, r/2 डिवाइडेड बाय y से। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद क्या होगा, y से y कट जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2r' अपॉन r। कैसे आया ये, देखिए y से तो y कट गया, r/2 से देखिए हाफ से हाफ कट गया, ये y से y कट गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये r भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका बचेगा 2r' अपॉन r। एक बार आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा अपने आप से, तो ये जरूर आपका यही आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद आपका बचा देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 पूरा कट जाएगा, एम जी से एम जी पूरा कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर पूरा कट जाएगा। बस एक चीज़ बचेगी आपकी क्या, r'², और यहाँ पे क्या बचेगा r²। तो देखिए ये आ गया r² अपॉन r'²। अब देखिए r' यहाँ पे क्या है, ऊपर है, और यहाँ पे क्या है, नीचे है। तो देखिए उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2r' का क्यूब बराबर r का क्यूब, और r' जो आएगा वो कितना आएगा, तो r' आ जाएगा आपका r/2 का क्यूब रूट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है आपका ऑप्शन डी, r' बराबर r अपॉन क्यूब रूट 2। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाली चीज़ r' क्यूब 2 अपॉन सॉरी ये आपका बराबर r क्यूब। अब ये 2 जो होगा आपका, जो ये 2 होगा वो कहाँ चला जाएगा, ये जो 2 है ये यहाँ से हट के चला जाएगा आपका कहाँ पर, यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसका आप क्यूब रूट से क्यूब रूट काट देंगे और नीचे क्यूब रूट चढ़ा देंगे, तो आपका r/√2 ही आएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। तो देख लीजिए ऊपर ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया है। एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो को दोबारा से शुरू करके देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। बेसिक चीज़ें इसमें ये लगाई गई हैं, मेन चीज़ इसमें यही है, यहाँ से इसको इसकी पूरी बात को समझ में आया है। हमको r निकालना था r की टर्म में, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लगाई है कि भाई यहाँ से भी टेन थीटा निकाल लो और उसको बराबर रख दो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था आपका वही कर्ल वाला, जो कि सॉरी कर्ल नहीं, जो कि ग्रेडियंट वाला था, जिसमें आपका वोल्टेज दिया गया था और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फोर्स निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेटा देखिए नीट से ही लेके आया हूँ, नीट 2013 का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बोला है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज क्यू, टू इक्वल चार्ज क्यू, है ना। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अगर तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में आना है तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जरा ध्यान से भाई, दो चार्ज रखे हैं, एक रखा है क्यू, एक रखा है क्यू, और बीच में जस्ट बीच में क्या रख दिया आपने, स्मॉल क्यू। अब अगर ये क्या होने वाला है, अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में आएगा तो आप किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लो, वो आपका जीरो आना चाहिए। यानी कि जो समय जो आपका नेट फोर्स आना चाहिए किसी भी चार्ज पर, एफ नेट ऑन एनी चार्ज, ऑन एनी चार्ज क्या रहेगा आपका, ऑन एनी चार्ज जो है वो आपका क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। समझ में आया। अब क्या करें, आप किसी भी चार्ज पे ले लीजिए, मैंने लिया लेट ए पे ले लेते हैं भाई, ए पे जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। आइए जरा चेक करते हैं। अब ए पे अगर आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए और ये आपका क्यू चार्ज है, तो देखिए अभी आपने क्या लिखा है, सिर्फ क्यू लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव रखना है या निगेटिव रखना है, आपको वो भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे क्यू रखेंगे और यहाँ पर ये भी क्यू है, अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा इधर की तरफ, अरे हाँ या ना, और ये वाला क्यू भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा इधर की तरफ। तो दोनों के दोनों जो वेक्टर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं कि दोनों के दोनों हमेशा ऐड ही हो सकते हैं, कभी भी आपके क्या नहीं हो सकते, कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि कैंसिल आउट तभी होंगे जब अपोजिट वेक्टर होंगे। अगर सेम डायरेक्शन के वेक्टर है तो हमेशा ऐड ही हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है वो आपका पॉजिटिव नहीं रखना, क्यू आपको यहाँ पे रखना है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, इसलिए रखना है क्योंकि पॉजिटिव रखने पर ये दोनों के दोनों वेक्टर कहाँ आ रहे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए एक बार, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से, इस स्मॉल क्यू की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा कौन सा, वो आएगा आपका रिपल्सिव, सॉरी अट्रैक्टिव बोल दिया था मैंने, क्या आएगा, रिपल्सिव। और इसकी वजह से भी क्या आएगा, रिपल्सिव। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम ले लेंगे क्या, निगेटिव, देखिए निगेटिव ले लिया तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इस पर फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, अट्रैक्टिव इधर की तरफ, और इसकी वजह से जो इधर फोर्स आएगा वो क्या आएगा, रिपल्सिव इधर की तरफ। और अब ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। अब क्या करें, लिखा हुआ है फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो, यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या होगा, फोर्स ऑन ए पे, नेट फोर्स ऑन ए आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो देखिए इस पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, एक तो लगा रहा है आपका कैपिटल क्यू, तो उसका देखिए फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका आर हो गया। समझ में आया आपको, ठीक है। आगे लिखा है 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू, यानी कि क्यू स्मॉल क्यू, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/2, तो यानी कि r/2 का स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ कट जाएगा और यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी q/4। अब ध्यान से समझिए, फॉर इक्विलिब्रियम एट ए द फोर्स एक्ट बाय स्मॉल क्यू एट सी, यानी कि क्यू जो, यानी कि जो स्मॉल क्यू सी पर रखा है उसका फोर्स क्या होना चाहिए, उसका फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स क्या है, रिपल्सिव है। मैंने ये वाली बात लिखी है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यू को निगेटिव लिया है। तो क्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो होगा -q/4, जो कि आपका ऑप्शन ए है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, -q/4 इज द राइट आंसर। नीट 2013 का ये क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने आपके बारे में आपको कुछ समझाया जो मैंने आपको कल नहीं समझाया था। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको क्या करते हैं, दो चार्ज के सिस्टम दे देते हैं। एक बोल देते हैं कि देखिए यहाँ पर रखा है क्यू और यहाँ पर रखा है आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर रखा है आपका 2q और यहाँ पे आपका रखा है q। डायग्राम के हिसाब से बना लेता हूँ। यहाँ पर रखा है q और यहाँ पर रखा है आपका 2q, ऐसे डायग्राम में रखा हुआ है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि भैया हम आपको एक स्मॉल क्यू चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल क्यू चार्ज को आप कहाँ रखना चाहोगे, जो ये पूरा का पूरा जो स्मॉल क्यू पर जो आपका जो नेट फोर्स हो वो क्या हो, जीरो। यानी कि आपको स्मॉल क्यू चार्ज को इस पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रखना है, ताकि इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स आए वो क्या है, जीरो है। तो आप कहाँ रखोगे, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं, मतलब हर जगह रख कर देखते हैं और फिर पता करेंगे कि क्या आने वाला है। देखिए अगर मैंने आपको चार्ज को रखा यहाँ पर क्यू पर, यहाँ पर रख दिया, तो क्या हुआ, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। तो क्या करें, देखिए जब ये आपने बाहर रखा तो ये वाला जो 2q है वो इस पर फोर्स कैसा लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। ये वाला जो q है वो इस पर फोर्स कैसा लगाएगा,
इधर की तरफ लगाएगा। क्या ये दोनों के दोनों फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए? हाँ। क्या ये जिंदगी में कभी कैंसिल हो पाएंगे? नहीं। तो देखिए साइड में कभी भी नहीं रखेंगे। समझ में आया आपको? सेम कंडीशन यहां पर भी हो जाएगी। अगर मैं यहां पे रखूंगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो क्या मैं बीच में रख दूं? देखिए बीच में रख के देखते हैं कहीं भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया। जब मैंने इसको बीच में रखा तो देखिए ये वाला फोर्स जो है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज जो है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या इस वाले केस में कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल। यानी कि इससे क्या पता चलता है, जब दो लाइक चार्जेस होंगे, क्या होंगे? दो लाइक चार्जेस होंगे तो तीसरा चार्ज चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, वो हमेशा बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। तो देखिए यही मैंने जो है आपके नोट्स में लिखा है। पहले मैंने कहाँ रख कर देखा? इधर रख कर देखा। तो देखिए इसकी वजह से भी रिपल्सिव, इसकी वजह से भी रिपल्सिव, दोनों के दोनों रिपल्सिव। तो यहाँ पर कभी भी आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा। इधर रख के देखा तो यहाँ पे भी कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये मेरे दो मेन चार्ज थे और जब मैंने बीच में रखा तो एक आया इधर और एक आया इधर, ये हमें कभी हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है सेम साइन। देखिए सेम साइन लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस होंगे तो हमेशा तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। और देखिए कंडीशन और लिखी है कि हमेशा तीसरे चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास रखा जाएगा, यानी कि क्यू के पास रखा जाएगा। यानी कि जो स्टेबिलिटी पॉइंट होगा वो स्मॉल क्यू के पास आएगा। ठीक है ना? ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। हमेशा क्या करें? चार्ज देखिए पहले क्या है क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आपको जो दो चार्ज दिए हैं वो लाइक चार्ज दिए हैं या अनलाइक चार्ज दिए हैं। अगर लाइक चार्ज दिए हैं यानी कि दोनों के दोनों चार्ज सेम है, जैसे कि यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर 2q है, तो भैया कहाँ रखना पड़ेगा आपको? बीच में रखना पड़ेगा, हमेशा बीच में रखना पड़ेगा। और किसके पास रखना पड़ेगा? छोटे वाले के पास रखना पड़ेगा। तो इससे फिर आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको क्या करना पड़ेगा? एफ नेट ऑन 3 को 0 रखना पड़ेगा और 3 पे जो फोर्स लगेगा वो एक इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। उन दोनों फोर्स को इक्वल रख लीजिएगा, इसके डिस्टेंस को x मान लीजिएगा, इसको l माइनस एक्स मान लीजिएगा और फिर ये दोनों के दोनों सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन आता है इन पर। अब दूसरा केस ले लेते हैं भैया। एक तो क्यू है और एक -2q है, यानी कि अनलाइक चार्ज है। तो भैया अगर अनलाइक चार्ज है तो क्या बीच में आएगा? देखिए बीच में रखने पे क्या हो रहा है? बीच में रखे हुए प्लस क्यू को ये वाला -2q अपनी ओर खींच रहा है और ये वाला क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इस बार क्या होंगे? इस बार दोनों के वेक्टर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे बीच में रखने पर। तो बीच में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? साइडों में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? साइडों में। देखिए साइड में रखा तो इस वाले क्यू का जो आया वो तो आया अट्रैक्टिव और इसका आया रिपल्सिव। माइनस वाले ने कर दिया अट्रैक्ट और प्लस वाले ने कर दिया रिपेल। तो देखिए साइड में रखेंगे और साइड में भी कहाँ रखेंगे? मैंने आपको बोला छोटे वाले के पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे? छोटे वाले के पास रखेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। ठीक है? तो आपको बस ये दो मूल मंत्र याद रखने हैं। लाइक चार्जेस रखे हैं दो, तो कहाँ रखेंगे? बीच में। कहाँ रखेंगे? मेरे साथ बोलिए। बीच में रखेंगे। और किसके पास रखेंगे? छोटे वाले के पास रखेंगे। और अनलाइक चार्ज होंगे तो साइड में रखेंगे और साइड में भी कहाँ पर? छोटे वाले के पास रखेंगे। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि अगर इक्वल चार्ज दे दिए जाए तो बेटा इक्वल चार्ज अगर दे देगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए वो लोग बचेंगे इक्वल चार्ज देने से। आपको समझ में आया? तो इक्वल चार्ज का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आए, तो इसलिए अनइक्वल चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड में अनइक्वल चार्ज ही आएंगे, लेकिन वो लाइक हो सकते हैं और अनलाइक हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों केसेस यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर अन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी कि क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E में क्या है? देखिए यह है E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के पैरेलली आपका क्या अलाइंड है? आपका P, यानी कि डाइपोल अलाइंड है। अब वो बोल रहा है कि अगर इस डाइपोल को हमने क्या किया? रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। यानी कि देखिए शुरुआत में जो थीटा था वो कितना था? शुरुआत में थीटा था 0 डिग्री और अगली बार क्या करेंगे? हम इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे। तो अब जो ये थीटा बन जाएगा, ये जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमें मालूम है और इन लोगों ने पूछा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पे कर्नाटका जेईई का क्वेश्चन है 2013 का, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि डाइपोल की एनर्जी पूछी गई थी। और देखिए क्या दे रखा है? U इज इक्वल टू -PE cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ1 क्या है? इनिशियल थीटा। वो कितना है? फाइनल थीटा। थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन व्हाट? द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल। अब थीटा इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक कराया रोटेट? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक कराया। तो cos 90 माइनस cos 0, cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया U इज इक्वल टू P, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिया था मैंने वाला, मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। बस ये फॉर्मूला लगाना सीख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी है, साथ शुरुआत में पैरेलल दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है शुरुआत में E
शुरुआत में आपका डायपोल रखा है इस तरह से और बाद में आपने उसको 0 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, तो भैया आपका θ1 हो जाता है वहाँ पर 90 डिग्री और θ2 हो जाता है वहाँ पे आपका 0 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप रख देते हो और वहाँ पे भी आपका आंसर आ जाता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पाँचों के पाँच क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए हैं समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक कवर करते हैं किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ है, होमवर्क का क्वेश्चन है। जरूर इसका आंसर आपको कहाँ देना है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में कर रहा हूँ इंतजार, जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देकर जाइएगा। हर बार कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है जो लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ लास्ट तक पहुँच चुके हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इसका मैंने कॉन्सेप्ट इनिंग यहीं पे क्वेश्चन में डिस्कस किया है और कल भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल इन्वॉल्व इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू, यानी कि V की यहाँ पे इक्वेशन दी है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इस वाले पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ V की इक्वेशन देने के बाद अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा किसी भी पॉइंट पर तो आप निकाल देंगे जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। मैं कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार। सारे आंसर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में। जाते जाते कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। यहीं पे खत्म होती है ये वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाते जाते इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कर लीजिएगा चेक। वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने सभी ग्रुप्स में। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मुझे दीजिए विदा। मेरा नाम है आशीष, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।